सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 8 अशोक का शस्त्र त्याग नामक पाठ के अंतर्गत बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को करेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के लेखक बंशीधर श्रीवास्तव जी हैं। तो पिछले दिन आप सभी को भाषा बोध कार्य दिया गया था और मेरे विचार से आप सभी ने कर लिया होगा। तो भाषा बोध के अंतर्गत प्रश्न संख्या 7 था, जिसे आप सभी को अभ्यास पुस्तिका में करना था। विद्यार्थियों, इसके बाद प्रश्न संख्या 8 थे कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनकर लिखिए। तो कोष्ठक में शब्द दिए गए थे और इसे आप सभी को पाठ्य पुस्तक में ही करना था। तो जैसे का नंबर प्रश्न दिया गया था कि जो किए हुए उपकार को मानता हो, तो आपको मालूम है कि उसे क्या कहते हैं? उपकारी। क्या कहते हैं? उपकारी। इसी तरह खा नंबर प्रश्न था कि जिसका पति मर गया हो, तो इस कथन के सामने आपको लिख देना था विधवा, और आप सभी ने यही लिखा होगा। गा नंबर प्रश्न था जो ईश्वर को मानता हो, तो उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तिक, यानी आस्तिक। जो कभी मरे नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अमर, यानी इस कथन के सामने अमर लिखना था। अगला है कि जो विश्वास के योग्य हो, तो उसे कहते हैं विश्वसनीय। तो यानी अंगा नंबर जो प्रश्न था उसके सामने विश्वसनीय लिख देना था। 4 नंबर है कि जिसमें कोई कलंक ना हो, तो विद्यार्थियों उसे निष्कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कलंक। और इस 4 नंबर के सामने जो था निष्कलंक को लिखना था। आप सभी ने कर लिया होगा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 9 था, जिसे आप सभी को पाठ्यपुस्तक में ही करना था। क्या प्रश्न था कि दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए, यानी दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। तो जैसे संचालक है, तो संचालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? संचालिका। इस तरह से लिखना था, संचालिका। संचालक का संचालिका। अब संचालक का मतलब क्या हुआ? संचालक का मतलब यह होता है विद्यार्थियों कि कोई काम है, जैसे विद्यालय का कार्य का संचालन कौन करता है? प्रधानाचार्य, तो संचालक हो गए। कोई मान लीजिए सभा का आयोजन किया गया और कहा संचालन कार्य कौन कर रहा है, यानी कौन मुखिया है, तो उसे संचालक कहेंगे। और अगर स्त्री है तो संचालिका कहते हैं। अगला शब्द था सेवक, सेविका। सेविका का लिंग बदलना था, तो सेविका का स्वयं में स्त्रीलिंग है और इसका पुल्लिंग होगा सेवक। क्या होगा? सेवक। तो आप सभी को इसी के नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिख देना था। जनक यानी पिता, तो जनक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्यार्थियों, आप सभी को मालूम होगा कि जनक का स्त्रीलिंग जननी होगा। क्या होगा? जननी। जननी माने माता, तो ये जनक का स्त्रीलिंग होगा। राजकुमारी का स्त्रीलिंग राजकुमार होगा और देवता का स्त्रीलिंग विद्यार्थियों देवी होगा। नौकरानी का पुल्लिंग नौकर होगा। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होगा। ध्यान से देखेंगे, काफ़ी बच्चे गलत लिखते हैं। वहाँ में बड़ी की मात्रा है, वीरांग ना, इस तरह से वीरांगना लिखते हैं। इसके बाद है विदुषी, और विदुषी स्वयं स्त्रीलिंग शब्द है और विदुषी का पुल्लिंग शब्द विद्यार्थियों विद्वान होगा। क्या होगा? विद्वान। तो इस तरह से इसे भी करना था। आप सभी ने कर लिया होगा। इसके बाद विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 10,
प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है कि पाठ से मुहावरे चुनकर नीचे दिए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो इसे तो पाठ्य पुस्तक में ही करना था। जैसे का नंबर में दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में कितने ही जवान, तो कितने ही जवान यानी मुहावरा क्या होगा कि मृत्यु की गोद में सो गए। तो यहाँ पर मुहावरा लिखेंगे मृत्यु की गोद में सो गए। अगला है यानी मृत्यु की गोद में सो जाना होता है मुहावरा। खा नंबर है कि कलिंग युद्ध में कितने ही बहनों के होना चाहिए ना, यहाँ पर के होना चाहिए। कलिंग युद्ध में कितनी ही बहनों के मांग का सिंदूर पोंछ दिया। कलिंग युद्ध ने, इस वाक्य में जो है ऐसे भी लिख सकते हैं कि कलिंग युद्ध में कितनी ही बहनों के मांग का सिंदूर मिट गया या पोंछ लिया गया, पोंछ दिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। गा नंबर है कि जलियांवाला बाग हादसे में कितनी ही माओं की या माताओं की गोद सूनी हो गई। जलियांवाला बाग हादसे में कितनी ही माओं की, तो आगे लिख देंगे गोद सूनी हो गई। हमें कड़ी चुनौती से, तो इसमें मुहावरा क्या होगा कि लोहा लेना है। हमें कड़ी चुनौती से लोहा लेना है। अंगा नंबर है कि पिता के पहुंचने के पहले ही बेटे ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से आप सभी को करना था, आत्मसमर्पण कर दिया। तो यहाँ जो खाली जगह थी, ये जहाँ लाइन खींची हुई है, यहाँ पर आप सभी को लिखना था। और 11 नंबर था जिसे पाठ्य पुस्तक में ही करना था, तो इसे आप सभी ने कर लिया होगा मेरे विचार से। अगर नहीं आया है जो कोई भी शब्द, कमेंट्स में द्वारा आप पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि पढ़िए और समझिए। वाक्यों का विभाजन 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि लड़का नदी में तैर रहा है, तो इसमें केवल एक ही बात कही जा रही है। तो लड़का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और तैर रहा है यानी क्या कर रहा है, यह विधेय हो गया। जैसे अब दूसरा वाक्य आपसे कहा जाए चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और उड़ रही है विधेय हो गया, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब विद्यार्थियों संयुक्त वाक्य है, इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। जैसे कि आशीष खेल रहा है और अर्पित पढ़ रहा। पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आशीष खेल रहा है और अर्पित पढ़ रहा। तो विद्यार्थियों यहाँ पर और शब्द जो है समुच्चय बोधक है, जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। कौन कौन से वाक्य हैं? कि आशीष खेल रहा है, अर्पित पढ़ रहा है, ये 2 वाक्य हैं, और इन दोनों वाक्यों को और शब्द जोड़ने का काम कर रहा है। अगला है मिश्र वाक्य। इसमें से एक वाक्य प्रधान और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। जैसे कि उसने देखा कि चोर भाग गया, उसने देखा कि चोर भाग गया। तो विद्यार्थियों इस तरह से यहाँ पर उसने देखा, क्या देखा, यह वाक्य, कि चोर भाग गया, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं।
अब उसने देखा अगर बोल दिया जाए तो अभी इस वाक्य हमारी समझ में नहीं आएगा कि उसने क्या देखा। कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, क्या देखा? उसने देखा कि चोर भाग गया। जब चोर भाग गया हमने बता दिया तो वाक्य स्पष्ट हो गया। यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है। अब विद्यार्थियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नीचे दिए वाक्यों के वाक्य भेद पहचान कर लिखिए। तो का नंबर था कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर यह वाक्य कैसा था? सरल वाक्य था या संयुक्त वाक्य था या मिश्र वाक्य था, या आप सभी को बताना है। विद्यार्थियों यह सरल वाक्य था। कैसा वाक्य था? सरल वाक्य था। अगला है कलिंग या तो खा नंबर है कि कल या तो कलिंग के दुर्ग के द्वार खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। विद्यार्थियों यह वाक्य जो है कैसा वाक्य है? आपको मालूम होगा कि संयुक्त वाक्य है। यहाँ जैसे बताया गया है कि कल या तो कलिंग के द्वार खुल जाएंगे, एक वाक्य यह है, या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, दूसरा वाक्य ये है। और इन दोनों के बीच या यहाँ पर विद्यार्थियों जो है समुच्चय बोधक के रूप में कार्य कर रहा है। अगला है गा नंबर कि जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई और पति की हत्या की वो तुम्हारे सामने खड़ी है। विद्यार्थियों यह वाक्य जो है मिश्र वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें कई वाक्य जुड़े हुए हैं। तो गा नंबर जो है मिश्र वाक्य है। और घा नंबर यह गुप्तचर समाचार लाया है कि महाराज लड़ाई में मारे गए। तो यह भी मिश्र वाक्य है। विद्यार्थियों आपको मालूम हो गया कि का नंबर सरल वाक्य है, खा नंबर संयुक्त वाक्य है और गा घा दोनों मिश्र वाक्य हैं। आइए आगे देखते हैं। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुई थी। किस किस के बीच? मगध सम्राट अशोक और कलिंग सम्राट अनंतनाथन के बीच हुई थी। बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्न। विद्यार्थियों पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे कि पृष्ठ संख्या 56 में जो प्रश्न दिया है उसे पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। कलिंग का युद्ध आपको भी बताया कि कलिंग के राजा अनंतनाथन और मगध सम्राट अशोक के बीच हुआ था। अभी पिछले दिन पूछा गया था कि अशोक कहाँ के राजा थे। तो इतनी लापरवाही से काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने कलिंग जो है सही विकल्प चुना था, जो कि गलत था। अशोक मगध के राजा थे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि कलिंग कहाँ पर स्थित है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कलिंग ओडिशा व आंध्र प्रदेश राज्य के उत्तर में है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कहाँ? पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि गुप्तचर कौन होता है? प्राचीन समय में उसका क्या काम होता था? तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा कि जो गुप्तचर थे तो इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुप्तचर शत्रु गुप्त तरीके से जानकारी लाने वाला गुप्तचर कहलाता है, या गुप्त तरीके से जानकारी लाने वाला सैनिक को ही गुप्तचर कहते हैं। यह क्या काम करता था? तो विद्यार्थियों इसका काम था कि पुराने समय में शत्रु पक्ष की खबरों को गुप्त तरीके से जान करके अपने पक्ष के राजा को बताता था। तो गुप्त तरीके से जानकारी लाने वाला सैनिक गुप्तचर कहलाता है। और इसका काम क्या था? तो प्राचीन समय में इसका काम यह होता था कि गुप्त तरीके से शत्रु पक्ष की
जानकारी समझकर अपने राजा को या अपने पक्ष के राजा या अधिकारी को बताना ही इसका काम होता था। तो इसे भी आप पाठ्यपुस्तक में ही लिखेंगे। पाठ्यपुस्तक में देखेंगे तो नीचे जगह कम है, तो इस प्रश्न के ऊपर भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला है कि प्राचीन समय में घोड़ों का बहुत अधिक महत्व था। किसी एक साहसी घोड़े का नाम बताएं, नाम और उसके कारनामे बताइए। विद्यार्थियों, इसे जो है आपको मालूम होगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। उसका कारनामे क्या थे, तो इसके बारे में एक वाक्य आप स्वयं से लिखेंगे। ये बताया जा चुका था। प्रश्न संख्या 4 है कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बताइए। पाठ्यपुस्तक में चित्र देखेंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है बताइए। सभी लोग देख रहे हैं और बताएंगे। तो चित्र में सम्राट अशोक की सेना कलिंग दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ी है। और सामने आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विदुषी औरतें भी हैं। आप समझ गए होंगे कि चित्र में क्या दिखाई दे रहा। चित्र में यह दिखाई दे रहा कि सम्राट अशोक की सेना कलिंग दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए खड़ी है। 5 नंबर में विद्यार्थियों दिया गया है कि विलोम शब्द बताइए। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर नहीं, अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द बताइए। तो पराधीन का विलोम क्या होगा? स्वाधीन। पाठ्यपुस्तक में ही इस प्रश्न को करना है। युद्ध का विलोम संधि और वीर का विलोम डरपोक होगा। वीर का विलोम डरपोक होगा। अगला है स्त्रियों पर शस्त्र चलाने से इनकार करके अशोक ने किस बात का परिचय दिया। सभी लोग सोचेंगे क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो इसमें किस बात का परिचय दिया? तो स्त्रियों के प्रति आदर व सम्मान का। और यह बताया कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को माता व बहनों का श्रेष्ठ दर्जा देकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो स्त्रियों के आदर व सम्मान का परिचय दिया। स्त्रियों के प्रति आदर व सम्मान का परिचय दिया। बस इतना ही लिख देंगे। अगला प्रश्न है शास्त्र का वाक्य में प्रयोग करके अंतर समझाइए। तो आप सभी एक एक वाक्य बनाएंगे और पाठ्यपुस्तक में ही इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे शस्त्र का अर्थ है हथियार और शास्त्र का अर्थ है सैद्धांतिक विषय। एक तरह से धार्मिक पुस्तकें भी कह सकते हैं। जैसे वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है शस्त्र से कि शस्त्र विहीन शत्रु पर वार करना युद्ध नीति के खिलाफ है। क्या है कि शस्त्र विहीन शत्रु पर वार करना युद्ध नीति के खिलाफ है। और अगला है कि शास्त्रों के द्वारा हम संस्कार को सीखते हैं। शास्त्रों के द्वारा हम संस्कार को सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने इन दोनों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना सीख लिया। अब जो है विद्यार्थियों, ये जो यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है, उत्तर कमेंट्स के द्वारा बताएं। तो मुहावरों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है। ये जो नीचे मुहावरे दिए गए हैं, इन मुहावरों का प्रयोग करके एक एक वाक्य आपको बना करके कमेंट्स के द्वारा बताना है। कि लोहा लेना यानी सामना करना। सामना करना, लड़ाई में भी सामना हो सकता है। अन्य किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं आप। मंत्रमुग्ध हो जाना यानी मोहित हो जाना। लोहा लेना का अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं, सामना करना, और मंत्रमुग्ध हो जाना का अर्थ है मोहित हो जाना। तो इन दोनों मुहावरों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाना है और कमेंट्स के द्वारा बताना है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि राजकुमारी के चरित्र ने आप पर क्या प्रभाव डाला। तो इसे भी आप सभी पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर भी लिखेंगे। आप पर क्या प्रभाव डाला यह आपको मालूम है, आप भली बात समझते हैं, तो आप सभी लिखेंगे। अगला है कि अशोक का शस्त्र त्याग
नामक पाठ किसने लिखा है? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा देंगे। और कल्पना तथा अनुमान के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि आपके विचार से अशोक ने पद्मा के साथ युद्ध करने से क्यों मना किया होगा? आप सभी इस प्रश्न का उत्तर सोचेंगे और अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। दूसरा है, यदि अशोक पद्मा के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता तो क्या होता? अगर युद्ध करने के लिए अशोक तैयार हो जाता तो क्या होता? इसका भी परिणाम आपको मालूम है। इसके बाद मूल्य आधारित प्रश्न हैं। विद्यार्थियों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रश्न नहीं लिखते, सीधे उत्तर लिख देते हैं। विद्यार्थियों, उत्तर लिखने से पहले प्रश्न जरूर लिखें। का नंबर प्रश्न है कि स्त्री पुरुष समानता पर आधारित अपने दैनिक जीवन की कोई घटना लिखिए। कोई एक घटना लिखनी है कि स्त्री और पुरुष में किस तरह से समानता है, पुराने समय में कैसी असमानता थी, आप सभी लिखें। और गांधी जी ने सत्य अहिंसा का उपासक बनने के लिए लोगों को प्रेरित किया। क्या आप भी अहिंसक वृत्ति अपनाने का समर्थन करते हैं? अहिंसक यानी किसी भी प्राणी या जीव को ना मारना या कष्ट ना पहुंचाना। तो इस तरह से यह प्रश्न है और आप सभी इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो आज का लेखन कार्य है कि पाठ 8 पढ़ें व समझें बहुप्रतिभा सिद्धांत प्रश्नों को बताए गए निर्देशानुसार, अर्थात जो पाठ्यपुस्तक में करना उसे पाठ्यपुस्तक में, जो अभ्यास पुस्तिका में करने के लिए कहा गया है उसे अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। इसके पश्चात विद्यार्थियों कल्पना तथा अनुमान और मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।